फर्स्ट ईयर। आज हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, वो है वेक्टर एनालिसिस। बच्चों, आप लोगों ने भौतिक राशियाँ क्या होती हैं ये हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं, है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ जो भौतिकी के नियमों का पालन करें उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम इनको दो कैटेगरीज में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी अदिश राशि और दूसरी होती है हमारी सदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर और इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये कि वो राशियाँ, वो भौतिक राशियाँ जिनमें खाली हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इनमें केवल परिणाम होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, कार्य है, ऊर्जा है, तो ये सारी राशियाँ हमारी कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ या सदिश राशियाँ क्या होती हैं कि जिनमें हमें मैग्नीट्यूड, वो भौतिक राशियाँ जिनमें हमें परिमाण की आवश्यकता भी होती है प्लस डायरेक्शन, मतलब जिनमें हमें दिशा भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। जैसे कि आपका कहा जाए अगर बल, त्वरण, आपका विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, संवेग, आवेग, विस्थापन, तो ये सारी राशियाँ हमारी कैसी सदिश राशि, क्योंकि हमें इनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक। अब जैसे कि हम कभी कहते हैं कि हमें 2 किलोमीटर चलना है, या हमने कहा कि मेरा कॉलेज स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो आपने जब ये 2 किलोमीटर बोला, इसमें आपने कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं की, तो वो आपकी क्या हो गई? एक तरीके से दूरी हो गई। लेकिन हमने अगर कहा कि अगर मेरा कॉलेज स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है, या मैंने कहा कि मेरा कॉलेज स्टेशन से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो आपने मैग्नीट्यूड भी दिया प्लस डायरेक्शन भी दी, तो ये हमारी क्या होगी? पोजीशन हो गई, स्थिति हो गई। तो ये जो स्थिति है वो कैसी है? हमारी एक सदिश राशि है। ठीक। अब कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन होती है, वो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होती है। जैसे कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक की अगर परिभाषा ली जाए तो n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्नेल का नियम होता है। तो इसमें एंगल्स का हम रेशियो ले रहे हैं, एंगल्स के साइन का, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये सेम क्वांटिटीज़ क्या है? रेशियो है। ऐसे ही अगर आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, वो भी सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है। विकृति हमारी क्या होती है? विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे, ये होता है हमारा प्रारंभिक लंबाई। तो ये दोनों क्या है? लंबाई का ही रेशियो है, सेम क्वांटिटीज़ का ही रेशियो है। तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो सेम क्वांटिटीज़ का ही रेशियो होती हैं और जिनमें ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है। आपका पोजीशन रेशियो होता है। ये सारे हमारे क्या है? हमारे इस तरह के कुछ भौतिक राशियाँ हैं। अब इसके बाद अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए हम बच्चों एक पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। स्थिति एवं विस्थापन सदिश कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक। अब पोजीशन क्या होती है?
अगर किसी गतिमान कण की पोजीशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और हम मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी कोऑर्डिनेट को आप मूल बिंदु के सापेक्ष रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी जो पोजीशन, उसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन, है ना। जैसे कि मान लो अगर ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन हमने लिया, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ये हमारा हो गया ओ मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने माना ये कोई मान लो पी पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिए एक्स कॉमा वाई है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। ठीक, तो ओ से पी तक की दूरी, ये जो ओपी वेक्टर है इसको बोला जाता है हमारा स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर की अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखोगे कि किसी निर्देश बिंदु, या हमारा निर्देश बिंदु क्या है, मूल बिंदु, किसी निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है ना। मान लो किसी टाइम टी पर हमने पॉइंट पी लिया, इसके पोजीशन वेक्टर अगर एक्स वाई है तो ओ से पी तक की जो दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर है वो हमारा आर वेक्टर है। ठीक, तो ओ पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश क्या होता है। अगर मान लो हमने यहाँ दो पॉइंट्स लिए, एक तो हमने पी लिया और एक ही हमने लिया क्यू। ठीक, तो अलग अलग पॉइंट्स पर इनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर हम पी से क्यू तक मिलाते हुए एक वेक्टर खींचते हैं तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह सदिश होता है जो यह बताता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में कोई कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ। मान लो ये कण मेरा टी समय में पी से क्यू तक आ गया, तो इस कण का विस्थापन क्या हुआ, पी से क्यू तक हुआ। तो ये जो पी क्यू वेक्टर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। जो विस्थापन सदिश होता है वो किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन वेक्टर्स के अंतर के बराबर होता है। तो अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकला है तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी क्यू लिखना है तो लास्ट में जो आपका लेटर है इसका पोजीशन वेक्टर आप पहले लिखोगे, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और क्यू का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या होगा, ओ क्यू। तो ये हो गया मेरा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक, इसी सदिश को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो अगर ये मेरा सपोज अगर R1 वेक्टर है और ये मेरा अगर R2 वेक्टर है तो ये मेरा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है किसी कण का किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो उस कण के प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन वेक्टर्स के अंतर के बराबर होता है। अगर क्यू पी निकालोगे, ये तो पी से क्यू तक का हो गया, अगर क्यू पी निकालोगे, अगर मुझे क्यू पी वेक्टर यहाँ पर लिखना है तो हम क्यू पी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कण है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
पी से क्यू की ओर जा रहा है या क्यू से पी की ओर जा रहा है। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बताता है कि कोई कण किसी दिशा में और कितना क्या कर रहा है, कितनी दूरी हमारी किस दिशा में वो विस्थापित हो रहा है। उस चीज़ को कौन बताता है, हमारा पोजीशन वेक्टर बताता है। और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर के बराबर होता है। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आता है, तो अब आगे देखिए वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे एक रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर लंबाई का एक लाइन खींचते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर आपको विस्थापन दिया गया है, हमने माना किसी कण का जो विस्थापन है वो 5 किलोमीटर है और मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये मान लेंगे, हमने माना स्केल 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमने माना कोई कार 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रही है ना, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने माना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, तो ये इस लाइन का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अब डायरेक्शन क्या है हमारी, पूरब की, पूरा हमारा इधर होगा, तो एरो को हम उस डायरेक्शन की ओर बना देंगे। तो इस जो हमने लाइन खींची, जो बाण खींचा, इसकी जो नोक होती है, इसका जो एरो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हम इस लाइन के, इस बाण के, इस एरो के हेड को हम उस डायरेक्शन में बना देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, इसको लिखेंगे कैसे हम, ए वेक्टर, ए पर एरो बनाकर उसको लिखा जाता है। इसको हम इस तरीके से इस सदिश राशि को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। अगर मैंने खाली इसको ए लिख दिया तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लेटर के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक, अब कुछ वेक्टर्स, आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप लोग देखिए कि टाइप्स कितने तरह के हमारे वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। अब जैसे कि नाम है इसका इक्वल वेक्टर, यानी कि समान वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अगर मान लो दो वेक्टर्स दिए हैं आपको, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनकी लंबाइयाँ समान है और इनकी दिशाएं भी समान है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर कैसे हमारे समान वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। मतलब जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब दूसरा आता है हमारा अपोजिट वेक्टर, कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। अब जैसा कि नाम है अपोजिट, है ना, तो वो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक वेक्टर इस डायरेक्शन खींचा, ये ए वेक्टर हो गया, और दूसरा जो वेक्टर खींचा मैंने इतनी ही लंबाई का है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, इसके अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर। माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, हमारी अपोजिट है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, एक होता है, एकांक होता है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। कैप का मतलब होता है कि ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। कैप के द्वारा हमेशा यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये कोई ए वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जो आपको ए वेक्टर दिया है इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या कहलाएगा, ए मॉड। ठीक, मॉड ए वेक्टर मॉड का मतलब क्या है, ए का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण। ठीक, तो कैप के द्वारा हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों जो आप लोग, अगर हम
3D सिस्टम लेते हैं उसमें तो हम आप लोगों ने पढ़ा है 3D सिस्टम में हमारे 3 प्लेन होते हैं, तीन एक्सिस होती है एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है इसको हम बोलते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसे बोलते हैं हम जे कैप। और जेड वेक्टर के जो अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसे बोलते हैं के कैप। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। मतलब अगर आई कैप इज इक्वल टू जे कैप का मॉड इज इक्वल टू के कैप का मॉड, ये किसके बराबर होगा 1 होगा। ये तीनों हमारे क्या है एकांक सदिश हैं, लेकिन आई कैप एक्स एक्सिस के अनुदिश है, वाई जे कैप वाई एक्सिस के अनुदिश है, और जो के कैप है हमारा वो जेड एक्सिस के अनुदिश है। तो अगर मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये कि मेरा ए वेक्टर है और इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई और जेड है इस पॉइंट के, तो जो अगर ए वेक्टर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, एक्स हमारा आई के अनुदिश है, तो आई के अनुदिश जो पूरा वेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए, अगर एक्स हमने लिया है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ एक्स क्या है, एक्स एक्स के अनुदिश का जो घटक होगा, वाई का वाई एक्सिस के अंदर, जेड का जेड एक्सिस के अंदर घटक हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद हमारा आता है ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जैसा कि नाम है इसका ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है ज़ीरो होता है ना। तो उस वेक्टर का ना तो कोई मैग्नीट्यूड होगा और इस वेक्टर की ना तो कोई डायरेक्शन होगी, इसलिए इस वेक्टर को क्या बोला जाता है ज़ीरो वेक्टर बोला जाता है। और अगर ज़ीरो वेक्टर को अगर आप किसी वेक्टर में जोड़ते हो तो आपको सेम वही क्वांटिटी मिलेगी। तो इस प्रकार से ज़ीरो वेक्टर क्या हो गया, वो वेक्टर जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना कोई डायरेक्शन होती है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं शून्य वेक्टर। ठीक, और जो शून्य वेक्टर होता है, शून्य वेक्टर को अगर आप ज़ीरो में ऐड करोगे तो आपको ये ज़ीरो वेक्टर है हमारा, तो आपको क्या मिलेगा ए वेक्टर ही मिलेगा। तो ये आपके एक तो इसकी ये क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, दूसरा क्या है कि ज़ीरो वेक्टर को अगर आप इस ज़ीरो वेक्टर को अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको फिर से क्या मिलेगा, फिर से हमको ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर ज़ीरो वेक्टर को या ज़ीरो को हमने अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें क्या मिलेगा ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक, तीन चीज़ें ध्यान रखो बच्चों, इसे हम तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव भी बोलते हैं, मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि जब जीरो में अगर आप किसी चीज़ को जोड़ते तो वही चीज़ हमको वापस मिलती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने इस वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर को जोड़ा तो हमें फिर से वही वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। ठीक, और अगर शून्य वेक्टर को आप किसी क्वांटिटी से गुणा करते हो, किसी परिमित संख्या से गुणा करते हो, किसी नंबर से गुणा करते हो तो फिर से हमें क्या मिलेगा ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। और अगर आप ज़ीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया ज़ीरो वेक्टर हो गया। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही कोई डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। अब इसके बाद बच्चों तुम्हारा आता है कि वेक्टर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर्स का जोड़ना। दो वेक्टरों का जोड़ना, इसमें सबसे पहला मेथड है वो है हमारा ज्यामिति विधि। वेक्टरों का त्रिभुज विधि या ज्यामिति विधि से हम कैसे, मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। कि कैसे हम त्रिभुज की तरह इनको जोड़ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए बच्चों कैसे जोड़ेंगे। सपोज बच्चों आपको अगर दो वेक्टर दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लो अगर ए वेक्टर हमको ऐसे दिया गया, ये मेरा ए वेक्टर है और एक वेक्टर मेरा बी वेक्टर इस तरीके से दिया गया और आपसे कहा जाए कि इनको आप जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर की बराबर लंबाई का और उसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे ओपी। ये मैंने एक रेखा ओपी खींची, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की होगी, तो मैंने इस डायरेक्शन में इस ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बी वेक्टर को खींचना है। तो जिस एंगल पर मुझे ये दिया गया है, इसी एंगल से मैं अब जो वेक्टर ड्रॉ करूँगी वो इसके हेड से ड्रॉ करूँगी, ठीक है। जो दूसरा वेक्टर ड्रॉ होगा वो इस वेक्टर के हेड से ड्रॉ होगा। तो मैंने इसी डायरेक्शन में और उतनी लंबाई का, बी वेक्टर की लंबाई का दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर मेरा हो गया पी क्यू वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, जो पहला वेक्टर था उसकी टेल से और दूसरे वाले के हेड की तरफ जब आप खींचते हो तो ये जो वेक्टर होगा ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, और ये जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो वेक्टर हमें खींचना है उसको हमने उस डायरेक्शन में खींचा, दूसरे को उसी डायरेक्शन में खींचा, तीसरा क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पहले वाले की टेल से और लास्ट वाले के हेड की तरफ खींचा जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए वेक्टर को पहले खींचा, आप बी वेक्टर को भी पहले खींच सकते हैं। कैसे, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये जो नियम है। कैसे, जैसे बी वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है तो हम पहले बी वेक्टर को भी खींच सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ऊपर की तरफ ये बी वेक्टर खींच दिया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में, तो मैं इस पहले वाले के हेड से और ईस्ट की तरफ ये मैंने ए वेक्टर को खींच लिया, ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ठीक। अब जो रिजल्टेंट होगा, मैंने क्या कहा था, पहले की टेल से और दूसरे वाले के हेड की तरफ, तो ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर। आप देख सकते हो ये वेक्टर बच्चों और ये वेक्टर दोनों कैसे आ रहे हैं, मेरे पैरेलल वेक्टर आ रहे हैं, है ना, इक्वल वेक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं आर डैश वेक्टर अगर से माना जाए तो आर वेक्टर बराबर मेरा क्या आ गया, आर डैश वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय के नियम को पालन करता है। मतलब प्लस अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो आप किसी भी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन वही हो और दूसरा वेक्टर पहले वाले के हेड से शुरू होगा। और रिजल्टेंट कहाँ से ड्रॉ करोगे आप लोग, पहले वाले की टेल से और दूसरे वाले के हेड की तरफ आप रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, ये त्रिभुज का नियम, ठीक। अब हम मैथमेटिकल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल मेथड हमारा क्या है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसमें दो पार्ट है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड। अब इसके बाद बच्चों हम लेके चल रहे हैं मैथमेटिकल मेथड कि मैथमेटिकली आप कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हो, उसको देख लीजिए। अब हमने क्या किया इसमें बच्चों, इसी तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ये मेरा ओपी वेक्टर था, ये मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ये मैंने क्यू मान लिया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। और ए और बी के बीच का जो एंगल मान लिया ये मैंने मान लिया थीटा एंगल मान लिया, क्यू से मैंने इस पर ये लंब डाला, ये मेरा हो गया एन। अब ये जो क्यू एन होगा ये किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल अगर पी क्यू एन में लें तो ट्रायंगल पी क्यू एन में जो क्यू एन होगा, क्यू एन अपॉन पी क्यू, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, साइन के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन अपॉन पी क्यू, यानी कि क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। और पी क्यू हमारा बी के बराबर है, इसकी लेंथ बी है मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे हम पी एन को निकाल सकते हैं, पी एन अपॉन पी क्यू, आधार बट्टे कर्ण, ये कॉस हो जाता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, यहाँ लिख लो इन ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, पी एन अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया मेरा बी कॉस थीटा, ठीक। अब ट्राइंगल ओ एन क्यू अगर हम लेके चलते हैं, ये अगर ये ट्राइंगल लेके चलें
तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू एन बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी एन ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक, अभी जो ओ एन है ये किसके बराबर होगा, ओ पी प्लस पी एन के। तो उसे हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। अभी ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, इसे हम खोल सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा 2op इंटू पी एन इन प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, ओ क्यू स्क्वायर के। अब सारी वैल्यूज़ के यहाँ पर रख दो। ओ क्यू हमारा क्या है, आर है, तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर ओ पी, ओ से पी तक की दूरी हमारी क्या है, ये हमारा ए वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा ए है, यानी ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। पी एन हमने निकाला था, पी एन हमारा कितना आया था, ये हमारा पी एन था, ये मैंने गलत, पी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, ये उल्टा लिख दिया है। तो ये मेरी पी एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, ये पी एन की वैल्यू ये हमारी थी बी कॉस थीटा। तो हो जाएगा बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी, ओ पी मेरा क्या है, ए है, ओ एन, सॉरी ओ एन नहीं, ये ओ पी इंटू पी एन है, ये पी एन मेरा क्या है, बी कॉस थीटा प्लस एन क्यू मैंने भी निकाला है, एन क्यू मेरा क्या निकला था, बी साइन थीटा। तो इसे मैं लिख सकते हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को खोल लीजिए, अब इस पूरे को खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। तो अगर आपको ए और बी की मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन निकालनी है, तो हमने माना कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर से फाई कोण बनाता है, तो मुझे इस फाई का मान निकालना है। तो अगर इस ट्राइंगल में हम लें ओ क्यू एन में tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन क्यू अपॉन ओ एन। ठीक, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो एन क्यू अपॉन ओ एन। ये हम लिख सकते हैं कि tan फाई बराबर एन क्यू अपॉन ओ एन, ये हो जाएगा एन क्यू अपॉन ओ एन हमारा किसके बराबर था, ओ एन, इसको हम ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओ पी प्लस पी एन। अब सारी वैल्यू रख दो, एन क्यू बच्चों आप लोगों ने निकाला था, ये हमारा क्या था, बी साइन थीटा निकाला था, तो एन क्यू हमारा हो गया यहाँ पर बी साइन थीटा अपॉन ओ पी, और पी एन की वैल्यू निकालेंगे, ओ पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में है, ए है, और पी एन ये क्या है, बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से tan फाई बराबर फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप इस फॉर्मूले से एंगल निकाल सकते हो और इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसके बाद तुम लोगों का बच्चों ये था कि ये तो मैथमेटिकल मेथड हो गया। इसके बाद अगर मुझे कई सारे अगर दिए जाएं बहुभुज और कहा जाए इनको जोड़िए, तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तो दो से अधिक
सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। अगर ये तो आपके दो वेक्टर्स हो गए तो आपने इस तरीके से जोड़ा। अगर कई सारे वेक्टर्स दिए जाए तो आप कैसे जोड़ोगे उनको? मान लो जैसे मान लो अगर मेरा एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक ये दिया है बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर मेरा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है और डी वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है और कहा जाए आप इन सारे वेक्टर्स को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? पहले हम ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है हमारा? ईस्ट में। तो हमने इस पॉइंट से और ईस्ट में उतनी लंबाई का एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो मैंने इतनी लेंथ का इसके हेड से, ध्यान रखना हमेशा दूसरा वेक्टर पहले वाले के हेड से, तो मैंने इसके हेड से इस बी वेक्टर को ड्रॉ किया। अब जो सी वेक्टर है वो मेरा नीचे की तरफ है, तो बी के हेड से मैंने इतनी लंबाई का एक वेक्टर नीचे की तरफ सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब जो डी वेक्टर है वो उल्टा ऊपर की तरफ है ना, तो इस सी से मैं क्या करूँगी? सी से ऊपर की तरफ उतने ही एंगल पर मुझे, अभी देखो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरा हो गया डी वेक्टर हो गया इसी डायरेक्शन में। अब जब रिजल्टेंट मुझे ड्रॉ करना है इसके हेड से, फिर मैंने इस डी वेक्टर को खींच दिया, ये मेरा डी वेक्टर हो गया। अब रिजल्टेंट आप क्या करोगे? पहले वाले का टेल ही है और लास्ट वाले का हेड ही है, तो पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ आप जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो मेरा होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये जो आर वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर होगा। इसमें भी वही चीज़ है बच्चों, ज़रूरी नहीं हम ए वेक्टर को पहले खींचें, हम बी को पहले खींच सकते हैं, उसके बाद सी को खींच सकते हैं, उसके बाद ए को ले सकते हैं, उसके बाद डी को ले सकते हैं, या डी को पहले ले सकते हैं। आप कोई वेक्टर ले सकते हो, बस ये ध्यान रखिए कि आपको जो डायरेक्शन दी गई है उस डायरेक्शन में आपको उतनी ही लंबाई का एक वेक्टर खींचना है। तो दूसरा वेक्टर आप क्या करोगे? उसके हेड से और उस डायरेक्शन में खींचोगे। हमेशा जो दूसरा वेक्टर होता है वो पहले वाले के हेड से खींचा जाता है और रिजल्टेंट को लास्ट वाले के टेल से, जो पहला वाला वेक्टर था उसकी टेल से और लास्ट वाले के हेड की तरफ खींचा जाता है। तो इस नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साचर का नियम बोलते हैं कि आप इसमें किसी भी वेक्टर को पहले आप ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो आप देख भी सकते हो बच्चों, जैसे बी वेक्टर का मान लो मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, है ना, तो बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा हो गया बी वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक, फिर मैंने सपोज़ ए वेक्टर को खींचा, तो ये मेरा हो गया ए वेक्टर। ठीक, फिर सी वेक्टर मेरा नीचे की तरफ है ऐसे, तो ये मेरा हो गया सी वेक्टर। डी वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ गया था, तो मैंने ये डी वेक्टर को सपोज़ लेंथ में इस तरीके से खींच दिया, ये मेरा हो गया डी वेक्टर हो गया। तो जो लास्ट में आप रिजल्टेंट खींचोगे, ये जो रिजल्टेंट होगा ये मेरा होगा आर डैश वेक्टर। आप देख सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसे आ रहे हैं? लगभग पैरेलल आ रहे हैं। तो यहाँ से आप आर डैश वेक्टर हमारा किसके बराबर हो गया? तो आर डैश वेक्टर है वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर हो गया। मतलब डायरेक्शन आपको लगभग क्या होगी? लगभग वही मिलेगी और रिजल्टेंट भी आपको लगभग क्या होगा? उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा है क्या है हमारा? ये डी वेक्टर है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी पहले हम ए को खींचें, हम पहले किसी वेक्टर को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं और जो उसके बाद जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो पहले वाले के किससे ड्रॉ करोगे आप? हेड से, और जो रिजल्टेंट होगा उसको पहले वाले की टेल से और लास्ट वाले के हेड की तरफ आप ड्रॉ करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कई सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आगे कैसे हम वेक्टर्स को घटाते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।